देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद रश्मि। और अब हम आगे बुलाएंगे, अभी कुछ सियासी मजबूरी थी जो असलम जी खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन हम अगले मेहमान को आमंत्रित करते हैं जो इस बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। छात्रों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले, अब तक छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले दिलीप कुमार जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे कि वो आएं और इस बिहार मंथन में बिहार के सियासी दशा दिशा पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलिए, बिल्कुल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कशिश के संपादक अनुराग ठाकुर मंच पर आए, क्योंकि सम्मानित करने का सिलसिला भी लगातार जारी है और छात्र नेता से अब निर्दलीय प्रत्याशी बन चुके हैं दिलीप कुमार। तो पहले तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि लगातार जो छात्रों के लिए अपनी बातों को खुले मंच से और सड़कों पे उतरकर बोलते रहे हैं, अब एक प्लेटफॉर्म के जरिए आपके बीच आपके नेता के तौर पर सामने आए हैं और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ने का ये फैसला लिया है। बहादुरपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं दिलीप कुमार। और अब मैं चाहूंगी हमारे सहयोगी दीपक शर्मा इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। दिलीप जी, स्वागत है आपका कशिश जी, बहुत बहुत न्यूज़ के इस बिहार मंथन में। और हम समझ रहे हैं कि अब तक हम जो मेहमानों को बुला रहे हैं या आगे जिन मेहमानों को बुलाएंगे उनके साथ कुछ सियासी बाध्यता है, तो वो तोल मोल कर गोल गोल बात करने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी सब कुछ पर्दे के पीछे है। मंच पर जो सामने आया है वो भी स्पष्ट है, ये नहीं कह सकते। तो ऐसे में सियासी उथल पुथल मची हुई है, आप मैदान में हैं। क्या इस उथल पुथल भरे राजनीतिक मैदान में आप अपने पांव जमाने में खुद को सक्षम मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज आप दरभंगा के गांव में आप कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कशिश न्यूज़ की पूरी टीम को। और जहाँ तक सियासी उथल पुथल की बात आपने की, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है लोकतंत्र के लिए कि 2 दिन नॉमिनेशन समाप्ति का डेट बचा हुआ है। हम लोग जब परीक्षा देते थे कंपटीशन का, तो डेट बढ़ाने के लिए कभी आंदोलन करना पड़ता था। तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को अब नॉमिनेशन का डेट बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे 2 दिन बचा है डेट नॉमिनेशन का और अभी तक पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि किस उम्मीदवार को हम खड़ा करेंगे, गठबंधन का पता नहीं है। तो ये तो लोकतंत्र के लिए समझिए काला दिन है ये सब, कि आप कैंडिडेट खड़ा, आप 5 साल से आप चल रहा है, कोई विधायक है, कोई चुनाव हारे होंगे, चाहे किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, और अभी तक आपको ये नहीं तय कर पा रहे कि हम किस कैंडिडेट को वहां से उम्मीदवार बनाएंगे। ये बड़े दुख की बात है लोकतंत्र के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे विचार होना चाहिए, इस पे मेन फोकस होना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसा लोकतंत्र आप लोगों ने बना दिया है इन राजनीतिक पार्टियों में कि कोई कार्यकर्ता 5 साल से, कोई 50 साल से पार्टी में है और उसकी कोई पूछ नहीं हो रही, अचानक आप पैरासूट से कैंडिडेट ला के खड़ा कर दे रहे हैं। तो ये सभी पार्टियों का ये हाल है। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हम कहेंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, समर्थक बनिए, गुलाम मत बनिए किसी पार्टी का। तो आप इस उथल पुथल के बीच एक स्थिर चुनाव के तौर पर जनता को विकल्प के रूप में नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग जब पटना हम गए थे सरकारी नौकरी की तलाश में, और खासकर बीपीएससी से अधिकारी बनने का सपना लेकर गए थे, लेकिन जो हाल हमने पटना में देखा, प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह धांधली हो रही थी, पेपर लीक हो रहे थे, और कोई भी नेता इसके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं थे, बोलने को तैयार नहीं थे। उसके बाद जो भी सत्ता में रहते थे वो नहीं तैयार थे, जो नहीं, विपक्ष भी तैयार नहीं था। और आज भी मैं उदाहरण दे दूंगा, आज भी विपक्ष तैयार नहीं है। आज 4 अक्टूबर को आंदोलन होना था TRE-4 की वैकेंसी के लिए। 3 अक्टूबर के रात में 8 बजे दिलीप कुमार को लहरियासराय से इस तरह अरेस्ट किया जाता है, पूरा पटना की पुलिस आकर, जैसे लगता है कि बिहार में अघोषित आपात कर रहा है। क्या किसी भी बिहार के नेता ने एक शब्द कहा? बता दीजिए मुझे, किसी भी। जबकि विपक्ष को तो इस मौके को बुलाना चाहिए था, चुनाव का समय था। हमारे 4 साथी को जो कि अभ्यर्थी हैं, उनको पटना में इस तरह गिरफ्तार करके रखा गया, भूखे प्यासे रखा गया, कोतवाली थाना में, राजीव नगर थाना में, हवाई अड्डा थाना में, अघोषित आपातकाल। और जो मुख्यमंत्री आपातकाल के खिलाफ लड़कर छात्र आंदोलन से उभर के आए, नेता बने, और जिनके पिताजी आए, आज वो विपक्ष के नेता है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे कैसे, किस पे हम लोग भरोसा करें? इसीलिए हमने ये तय किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और बहादुरपुर विधानसभा दरभंगा से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष
दोनों का वही हाल है। आज आपने सवाल किया ना नीतीश कुमार जी के बारे में, आज जो भी विपक्ष की पार्टी है नीतीश कुमार जी को बुरा भला कहेंगे। आज रात में नीतीश कुमार जी महागठबंधन में चले आए, नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हो जाएंगे। बीजेपी वाले के लिए अभी नीतीश कुमार जी क्या है, विकास पुरुष है, रात में वो आरजेडी के साथ चले आए, विनाश पुरुष हो जाएंगे। तो इस तरह देश का विकास, राज्य का विकास, क्षेत्र का विकास नहीं होता है। अपने क्षेत्र के मतदाता के लिए आप किस तरह से अपनी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं? मतदाता आप में क्या देखे? देखिए, बहादुरपुर विधानसभा से जो विधायक है वर्तमान में, वो मंत्री जी भी हैं और ऐसा विभाग का मंत्री है जिनसे वो बहुत काम कर सकते थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मदन सहनी जी अपने पार्टी के, जदयू के कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग बचपन से उनको देख रहे हैं, लेकिन एक विधायक का भी जो काम होना चाहिए वो काम भी उन्होंने नहीं किया है। आप जाके देख लीजिए भैरवपट्टी में, असगांव में या और भी किसी गांव में ठेवना भर पानी लगा हुआ है, नाक बंद करके आपको जाना पड़ेगा, जबकि लहरियासराय से वो मेन टाउन से सटा हुआ शहर है, सड़क तक नहीं है चलने के लिए। भोला यादव जी का भी मकान उसी एरिया में है, गांव उनका अलग है लेकिन मकान वही है। तो चाहे वो आरजेडी के विधायक रहे हो या वर्तमान में जदयू के विधायक हो, सबका वही हाल है, काम नहीं करना है। सिर्फ नीतीश कुमार जी के नाम पे कोई वोट मांगेंगे तो कोई लालू जी, तेजस्वी जी के नाम पे वोट मांगेंगे। हमारा विरोध न तो नीतीश कुमार जी का है, न तेजस्वी यादव जी का है, न नरेंद्र मोदी जी का है, लेकिन हमारा विरोध स्थानीय नेता का, विधायक का है, स्थानीय मंत्री का है, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। क्षेत्र की जनता इन लोगों से आक्रोशित है। चुनाव के समय में आएंगे और चुनाव के समय में भी घर घर जाकर हर एक जनता से, आम आदमी से नहीं मिलेंगे ये लोग। हर गांव में इनका एजेंट होगा, उनसे वो मिलेंगे, बस हो गया उनका, और अगले चुनाव में फिर नजर आएंगे और जनता से नहीं मिलेंगे ये लोग। सिर्फ नली गली बनाने के लिए दिलीप जी राजनीति में आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पूरा व्यवस्था में सुधार करने के लिए आए हैं। जो मुद्दा स्टूडेंट्स का है, पेपर लीक हो, धांधली सेटिंग हो, और भी जो मुद्दा है समय पेपर, वो सारा मुद्दा हमारा चलता रहेगा। लेकिन इसमें और चीज जोड़ने वाले हम हैं, जो जनता का, आम जनता का मुद्दा है, गांव का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, जल जमाव का मुद्दा है, जल संकट, पीने का संकट हो गया, पानी का संकट आज दरभंगा में, लेकिन कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री देखने तक नहीं आया जनता को। हर गांव में लाइब्रेरी चाहिए कि बच्चे वहां बैठकर पढ़ सके। मिथिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए कोई नेता बोलने वाले नहीं है दरभंगा के, जबकि दरभंगा के कई मंत्री बने हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से आप ले लीजिए, कई मंत्री बने हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। आज पूरे बिहार में आप घूम लीजिएगा तो जितना कैंपस और जैसा बिल्डिंग मिथिला यूनिवर्सिटी का है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वैसा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आज तक इसके लिए कोई नेता नहीं बोले। आप कोई भी योजना हो, चाहे आवास योजना हो, नल जल योजना हो, या किसी भी तरह की योजना हो, आप उसमें देखिएगा बगैर पैसा दिए कोई काम नहीं होता। सरकार ने ये, केंद्र सरकार ने ये काम किया कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तो आपको रिश्वत नहीं देना है, लेकिन उसका भी तरीका लोगों ने क्या ढूंढ लिया, अकाउंट में तो पैसा आएगा लेकिन आपसे हम हर योजना में इतना पैसा बंधा हुआ है कि आपको देना पड़ेगा, और ले लिया जाता है। वृद्धा पेंशन सरकार तो दे रही है, लेकिन वहां भी रिश्वतखोरी चल रही है। चाहे कोई भी स्कीम आप देख लीजिए, उसमें रिश्वतखोरी चल रही है। तो हाँ, कोई भी सरकार बने, चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बने या एनडीए की सरकार बने, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी थे, आगे भी रहेगी। लेकिन हमारा क्षेत्र बड़ा होगा और कोई भी सरकार बने, हम मिथिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए लड़ेंगे। हम बिहार में, पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बहादुरपुर की बात नहीं कर रहे हैं। बहादुरपुर से शुरुआत होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और हमारा मोबाइल नंबर कम से कम बहादुरपुर विधानसभा में पहले हर गांव में टंगा हुआ बैनर पोस्टर पे लगेगा। और कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी 1 रुपया भी रिश्वत मांगेगा, जनता, हमें कोई भी जनता फोन करे, आम जनता, हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। और जब तक जनता को न्याय नहीं दिलाएंगे हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारी पहचान आप लोग भी जानते हैं, एक ईमानदार छात्र नेता के रूप में, सिर्फ छात्र नेता के रूप में नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते हम छात्र नेता बने हैं। हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं, हम तो अधिकारी बनने पटना गए थे, लेकिन इस सिस्टम में दोष था, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ लड़ते लड़ते हम छात्र नेता बन गए। तो ये भी इन नेताओं के लिए समझिए कि एक सबक है, या जो कह लीजिए कि आप लोग नहीं लड़े तो दिलीप कुमार जैसे किसान परिवार के व्यक्ति को, छात्र को आज छात्र नेता बन जाना पड़ा, और मजबूरन आज विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार ने घोषणा किया TRE4 का विज्ञापन हम 1,20,000 सीट पर देंगे, लेकिन नहीं दिया गया। विपक्ष भी उस समय कुछ नहीं बोली, कोई विपक्ष का नेता कुछ नहीं बोले। हम लोग लाठी खाते रहे, जेल जाते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोले। मजबूरन हम लोग अब विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लड़ेंगे आपकी तानाशाही के खिलाफ, हम लड़ेंगे आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ेंगे आपके हिटलरशाही के खिलाफ। और हर हिटलरशाही, हर तानाशाही एक क्रांति को जन्म देती है। तो इन नेताओं को अब पता चलेगा कि बिहार का जो युवा है सिर्फ ये वोट बैंक का हथियार नहीं है कि चुनाव के समय में आए और सब लोग कहेंगे कि युवा के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे।
डोमिसाइल के लिए कौन लड़ा सड़क पे? सभी पार्टी हम डोमिसाइल लागू करेंगे, लेकिन जब सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल हटा देंगे या चुप्पी साध लेंगे। लेकिन दिलीप कुमार लड़ लड़ कर पटना में लाठी खाकर जेल जाकर शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू करवाया। आज आप बिहार के किसी स्कूल में चले जाइए, बिहार से ज्यादा कई स्कूल में आपको बाहर के शिक्षक शिक्षिका मिल जाएंगे, और वो भी फर्जी सर्टिफिकेट पे हो। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, सरकार जांच तो करवाए। TRE1, TRE2, TRE3 का 50,000 लगभग फर्जी शिक्षक बहाल हो गए हैं, लेकिन जांच नहीं हो रही। तो कोई नेता क्यों नहीं इस पे बोल रहे हैं? और दोनों ही सरकार में शिक्षक भर्ती हुआ है, दोनों में गड़बड़ी हुई है। तो ये सत्ता के जो दो पार्ट हैं दिलीप जी, उसमें पिस कर न रह जाए, अकेले क्या कर लेंगे ये? देखिए, सरकार और गठबंधन से हमें मतलब नहीं है। कोई भी सरकार होगी, हम आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो। आज क्यों हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल में जाना मजबूरी हो गया बच्चों का? आज क्यों है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रही है? नहीं तो एक और बड़े नेता बड़ी व्यवस्था के साथ आए हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में भी आप बच्चों को पढ़ाइएगा तो हमारी सरकार आएगी तो वहां भी फ्री व्यवस्था कर देंगे। तो आप ऐसे लोगों के सामने खुद को किस तरह से टिका पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर वो ऐसा कर दे तो बहुत खुशी होगी, हम भी उनके लिए ताली बजाएंगे। लेकिन जो बोला जा रहा है इस बार वोट अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, जिनका आपने किया उन्हीं का नारा है, तो इस बार वोट अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, और बगल में फोटो खिंचवाएंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन बनाएंगे, पेपर लीक में सम्मिलित माफिया के बीवी को, पत्नी को टिकट देंगे और उसकी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाएंगे। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता बिहार में बता दीजिए ना हमको, जो शिक्षा माफिया को संरक्षण नहीं दे रहा है, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया को संरक्षण नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि हम उस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई ऑफर आया? देखिए, ऑफर हमारे पास बहुत आते रहता है, पहले भी आया था, लेकिन हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए। और अभी भी हमारे ऊपर, हम तो जो बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं, हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि नहीं लड़िए चुनाव, नहीं लड़िए चुनाव, आपको जो चाहिए हम देंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमने कह दिया कि दिलीप कुमार वो चीज है, जब पुलिस के दबाव में, सरकार के दबाव में आंदोलन वापस नहीं लेता है, जेल जाना स्वीकार करता है, तो चुनाव की घोषणा कर देने के बाद हम वापस हो जाएंगे, ये संभव नहीं। हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और चुनाव जीत भी रहे हैं। क्षेत्र की जनता से आप जाके पूछिए। ये कैसे, थोड़ा कैलकुलेशन हमें भी समझाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार यूथ होंगे जो नौकरी की तैयारी में इस साल या अगले साल या बीते 2-3 साल से लगे हुए होंगे। सिर्फ उनके वोट से आप कैसे विधानसभा में जीत सुनिश्चित करेंगे? और लोग आपको किस आधार पर वोट करेंगे? देखिए, सब लोगों का यही सवाल है, और मुझे लगता है इन राजनीतिक पार्टियों को यही लगता है कि युवा जो है, छात्र जो है, सिर्फ बोल देंगे बस वो हमारे बस में आ जाएंगे। लेकिन हर आदमी के पास में आज मोबाइल है, चाहे वो मूर्ख हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, या गरीब हो या अमीर, सबके पास मोबाइल है। कौन नेता कब क्या बोल रहे हैं ना, सबको पता है। वो तुरंत गूगल पे सर्च कर लेंगे, यूट्यूब पे मुंह से भी बोलेंगे, आ जाएगा सब कुछ। तो ये जो लोगों को लगता है कि दिलीप कुमार सिर्फ छात्रों के लिए लड़ा है, तो छात्र ही वोट देंगे, तो वो छात्र कहाँ के हैं? वो छात्र जो हैं जिनके लिए हम लड़े हैं, आज जितने नौकरी में 10 साल से गए हैं, चाहे वो DSP हो, SDO हो, BDO हो, शिक्षक हो, दरोगा हो, सिपाही हो, राजस्व कर्मचारी हो, या और भी कोई कर्मचारी हो, जिनके लिए हम लड़े हैं, नौकरी दिलाए हैं, वो भी तो किसी न किसी परिवार का अंग है, किसी न किसी समाज का, किसी न किसी गांव का अंग है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक परिवार से अगर एक भी स्टूडेंट है तो वो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने अगल बगल के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि दिलीप कुमार ने क्या किया हमारे लिए। और हमारे पास फोन आ रहा है कि हमारे माता पिता भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, और कर रहे हैं बात। अभ्यर्थी के माता पिता भी बात कर रहे हैं कि हम वोट आप ही को देंगे। और ये भी लोग अपने से बोल रहे हैं कि पैसा बांटने के लिए लोग आता है, चुनाव से एक रात पहले, एक दिन पहले पार्टी वाला सब पैसा बांटने आता है। ये हमको भी नहीं जानकारी था कि इतना होता है। एक रात पहले पैसा बढ़ता है, एक दिन पहले एजेंट सबको पैसा मिलता है, बांटता है। और लोग खुद बोल रहे हैं कि हम पैसा भी ले लेंगे और वोट भी नहीं देंगे वैसे लोग को, क्योंकि कोई काम नहीं करता, क्षेत्र में आता नहीं है घूम के देखने के लिए। और कई गांव ऐसे हैं, बहादुरपुर विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं जहां इन विधायकों को, नेताओं को एंट्री बंद है। मुझे तो अभी पता चला, कुछ दिन पहले ये बात पता चला है। और वहां मुझे बुलाया गया स्पेशली कि आप आइए, आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपका संघर्ष हम लोगों ने देखा है, मोबाइल पे देखा है। आपका संग मूर्ख जो पढ़े लिखे नहीं है, गांव की महिला है, बुजुर्ग है, वो भी बोल रहे हैं कि हम मोबाइल पे, हमर बचवा बतेलखिन, हमर बेटा बतेलखिन, हमर बेटी बतेलखिन कि दिलीप कुमार एगो नेता छै, छात्र नेता पटना में लड़े छै हमरा सबके लेल। तो महिला बोल रही है कि अहाँ जे छै हमरा बेटा बेटी के लिए लड़ली, कि हमरा बेटा बेटी के शिक्षा मिले, नौकरी मिले, तो अहाँ के नहीं वोट देवे तो केकरा वोट देवे? पैसा लग के थोड़े दोसर के वोट देवे। हम ये भी बोले हैं कि हम 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं। आपको मेरे काम के आधार पर अगर लगता है कि दिलीप कुमार
आपके लिए कुछ कर सकता है तो वोट दीजिए। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम सब कुछ खो चुके हैं। जो आदमी छात्र नेता कब लोग बनता है, 28 साल 30 साल के बाद तो छात्र नेता से हट जाता है लोग, और हम 30 साल के बाद तो छात्र नेता के रूप में उभर के ही आए। 30 साल के बाद हम वो काम करना शुरू किए हैं। मेरी उम्र अभी 41 साल हो चुकी है। अलग ही कंपटीशन परीक्षा चल रही है। बिल्कुल, ये भी मेरे लिए परीक्षा। 41 साल मेरी उम्र है और 30 साल, ये 10 साल से हम लड़ रहे हैं, 15 से हम लड़ रहे हैं सार्वजनिक जीवन में स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि मेरे अंदर क्या आक्रोश होगा, क्या आग धधक रहा होगा कि हम किसी पार्टी का ऑफर कभी स्वीकार नहीं किए, या कोई माफिया का ऑफर स्वीकार नहीं किए। करोड़ों रुपया का हमको ऑफर आता था, पेपर लीक उजागर नहीं कीजिए, लेकिन दिलीप कुमार वो शख्स है जो मुख्यमंत्री को क्वेश्चन भेज देता है एग्जाम से पहले, ये परवाह किए हुए। आप भी सोच सकते, कोई भी सोच सकता है कि पेपर लीक हो रहा है और परीक्षा से 15 मिनट 10 मिनट पहले मुख्यमंत्री को कोई क्वेश्चन भेज दे, कितना बड़ा रिस्क है कि उसका क्या हाल होगा। और हुआ भी मेरे साथ। पुलिस उठा के हमको ले गई, 10 घंटा तक पूछताछ की। मेरा अकाउंट, मेरे पिताजी का अकाउंट, मेरी वाइफ का, मेरे घर का, सबका अकाउंट खंगाला गया। पूरा बारीक पृष्ठभूमि तलाश किया गया कि विपक्ष के नेता कहीं मिलल होगा, पैसा लेके करवा रहा होगा। लेकिन देखिए मेरी खासियत क्या रही कि पार्टी किसी की सरकार में हो, गठबंधन किसी की सरकार में हो, हमने आंदोलन किया है, लड़ाई लड़ी है, लाठी भी चली हमारे ऊपर, चाहे कोई भी सरकार रही हो। इसलिए कोई भी नेता आज कोई भी पार्टी, विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का, ये नहीं बोल सकता कि दिलीप कुमार इस पार्टी का एजेंट है या दिलीप कुमार को ये पार्टी करवा रहा है। चलिए मैं आपको एक सबसे स्पष्ट अपना अनुभव बताता हूं। डाक बंगला चौराहे पर वाटर कैनन से पानी की बौछार हुई, पुलिस वालों ने लाठियां चटकाई, आपको 2 लोग टांग से पकड़ते हैं, 2 लोग हाथ से पकड़ते हैं और उठाकर पुलिस वैन में डाल देते हैं। वहीं था मैं। 8-10 लोग किनारे जो तमाशबीन राह से आते जाते रुक जाते हैं इस तरह की स्थिति में, वो कहते हैं कि देखिए 4 डंडा खाया है, अभी नेता बनेगा। तो क्या पूरी तैयारी थी कि इस आंदोलन के आगे हम एक राजनीतिक करियर बनाएंगे? देखिए अगर या फिर आपको सीधे हम शब्दों को अलग तरह से पूछें तो प्रेरित कहां से हुए कि अब आंदोलन बहुत हुआ, सड़क से नहीं होगा, अब सदन में आवाज उठानी होगी? मैं आपकी बातों को स्पष्ट कर दूं, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं, जो बोलता हूं खुलेआम बोलता हूं। बहुत लोगों का ये सवाल होगा, आप सीधा नहीं पूछे, हम चार ने घुमा के पूछे, हम सीधा बोल देते हैं कि नेता बनने के लिए ही आंदोलन करता होगा, यही सवाल होगा आपका भी। तो मैं स्पष्ट कर दूं, नेता बनने के लिए हमने कभी आंदोलन नहीं किया। आंदोलन करते करते नेता बन गई अलग चीज है। अगर नेता बनने के लिए हमको आंदोलन करना होता तो आपको बता दें, एसटीटी भी आंदोलन में भी हम रहते, एसटीटी आंदोलन भी हुआ, हम रहते उस आंदोलन में भी। अगर नेता बनने के लिए हमको आंदोलन करना पड़ता तो दरोगा पेपर लीक की बात 1275 दरोगा बहाली में भी की गई, और आंदोलन के लिए हमारे पास बहुत कॉल आया, लेकिन हमने नहीं किया आंदोलन, क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं था। तो नेता बनने के लिए हम आंदोलन नहीं करते। अगर नेता बनने के लिए हमको ये सब करना होता तो ये लाठी खाना, जेल जाना नहीं पड़ता हमको। कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते। 2020 में ही मेरी शादी के कार्ड को तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया था, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ उस पर नारा दिया था, और उस समय भी हम पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता थे। उन्होंने शादी के कार्ड को ट्वीट किया। राबड़ी देवी तख्ती लेकर विधानसभा में खड़ी थी, उनके विधायक। लेकिन ये अलग बात है कि जब सरकार में आए तो पेपर लीक में संलिप्त लोगों को कोई कार्रवाई नहीं की। उनके सरकार में भी पेपर लीक हुआ। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भी पेपर लीक हुआ। उसी समय एसके सिंघल जी थे, उसी समय संजीव मुखिया का भी नाम आया। तो ये अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमको नेता बनने के लिए या विधायक बनने के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ता ना, तो पटना में आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। हम बहादुरपुर में आंदोलन करते, अपने क्षेत्र में आंदोलन करते, और इतना हमको फजीहत भी नहीं झेलना पड़ता, लाठी डंडा नहीं खाना पड़ता। 2020 में भी हम चुनाव लड़ सकते थे। हम 2015 से जब सार्वजनिक जीवन में आंदोलन कर रहे हैं तो 20 में भी चुनाव लड़ लेते, 2019 लोकसभा चुनाव लड़ते, 2020 विधानसभा चुनाव लड़ते, फिर बीच में उपचुनाव कई जगह हुआ, फिर आपको 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, तो वहां भी हम लड़ सकते थे, लेकिन हम तो नहीं लड़े। लेकिन जब मजबूरी हो गई, उस समय शायद आपको ये नहीं दिखा होगा कि एक छात्र आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति भी सियासी धरातल पर अपनी पहचान बना सकता है। उपचुनाव में ऐसा एक उदाहरण आपने देखा, फिर आप इस रास्ते पर आगे बढ़े? नहीं, ये बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि दिलीप कुमार क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा। जो लोग अगर क्यों नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल लड़े, अच्छी बात है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई मतलब गाने वाला और जो डांसर है वो आके विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा? ये तो लोकतंत्र का खुलेआम मजाक बुलाया जा रहा है। राष्ट्रपति मनोनीत किस लिए करते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करते हैं सदस्यों को। वो सीट होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले हैं, कला संस्कृति ये सबसे, उसको आप उसमें सेलेक्ट कीजिए ना।
लेकिन वहां आप करते हैं फुल्ली पॉलिटिकल आदमी को मनोनीत करवाते हैं, और यहाँ पे आप पॉलिटिकल आदमी को देना चाहे टिकट तो आप देते हैं, वैसे लोगों को उल्टा कर रहे हैं सीधे, जो पॉपुलर है जो किन्हीं पॉपुलर वजह है। से। ये तो राजनीति का, आप कोई कार्यकर्ता आपके पार्टी में 50 साल से संघर्ष कर रहा है, उसको आप नहीं देख रहे हैं। कोई भी पार्टी में, सभी पार्टी की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक यहाँ चीज भ्रष्टाचार 200 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाला, जनता का पैसा लूटने वाला अधिकारी या नेता चुनाव लड़े, मंत्री बने, और दिलीप कुमार जो 10 साल से सड़क पे संघर्ष कर रहा है, न्याय दिलाए। ये भी नहीं है कि सिर्फ लड़ा है, न्याय भी दिलाए हैं। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि जो काम बिहार में किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने नहीं करवा पाया होगा, वो काम दिलीप कुमार बिना किसी पद पे रह के करवाया। डोमिसाइल लागू करवाया, 100 रुपया आज फीस हो गया किसी भी कंपटीशन का। उसके बाद महिला आरक्षण 35%, जो बिहार से बाहर की महिला को मिलता था, बिहार से बाहर की लड़कियों को हमने आंदोलन करके नीतीश कुमार जी को मजबूर किया। अब सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को महिला आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरी में। नहीं, मजबूर किसने किया ये थोड़ी देख रहे हैं। नेताजी तो अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि चलिए हमने आपके लिए ये कर दिया। दिव्यांग आरक्षण भी बाहरी को मिलता था, लेकिन हम लोग आंदोलन किए तो अब सिर्फ बिहारी को आरक्षण मिलेगा। क्रेडिट लेने के लिए बड़े बड़े नेता आएंगे, वो लेने दीजिए, हमको नहीं उससे कोई दिक्कत है। लेकिन मेरा सीधा एक सवाल है, जो लोग आज क्रेडिट लेंगे डोमिसाइल का या किसी चीज का, तो मैं तो 35% महिला आरक्षण पे ओपन चैलेंज कर रहा हूं। बिहार के किसी भी नेता का आप एक सिंगल एक भी ट्वीट दिखा दीजिए, फेसबुक पे पोस्ट दिखा दीजिए, या कोई वीडियो दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बाहरी महिला को नहीं मिलना चाहिए। कोई भी एक नेता आपको नहीं मिलेगा, कोई। मैं चैलेंज कर रहा हूं। चलिए एक चीज और, समय लगभग पूरा हो रहा है, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि सिर्फ दिलीप कुमार ही क्यों, आपके साथ आपके दाएं बाएं कई लोग थे जिन पर केस मुकदमे हुए हैं, जो लाठी खाए हैं, तो अपने अपने क्षेत्र से आप उन्हें भी प्रेरित करते। 10-20 की संख्या में अगर लोग सदन में पहुंचे तो छात्रों की आवाज और बुलंद होती। आप अकेले क्यों आ रहे हैं? देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया कि ये आंदोलन जो कर रहे थे वो चुनाव लड़ने के लिए कर रहे थे। आपने फिर सवाल किया कि अकेले लड़ रहे हैं और लोगों को लड़ाते। तो इसी से मैं बोल रहा हूँ मुझे दोनों पहलू देखना है ना। अगर पहले से हमारी मंशा होती कि हम चुनाव लड़ेंगे, राजनीति करेंगे, तो हम पहले से हर जिला में खड़ा कर देते, कैंडिडेट खड़ा रखते, अभी खड़ा करवा देते। हमने आह्वान किया है कि 243 सीट पे युवा चुनाव लड़े, हम लोग उनको समर्थन करेंगे, स्वच्छ छवि वाले। लेकिन अगर चुनाव लड़ने की पहले से हमारी मंशा होती, तैयारी होती, तो हम लोग खड़ा कर दिए होते ना। लेकिन हमारी मंशा ऐसी नहीं थी। हम तो सरकार पे एक दबाव समूह के रूप में काम कर रहे थे कि सरकार से हम बात मनवाए। और आप लोग देखे होइएगा, आप लोग तो लंबे समय से पटना में आंदोलन देख रहे हैं, तो आप ये भी देखे होइएगा, कोई भी सरकार रही हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो या केंद्र में कोई सरकार हो, जहां अच्छा काम होता है दिलीप कुमार खुल के तारीफ करता है, जहां गलत होता है वहां विरोध हम करते हैं। और मेरे ऊपर कई अभी भी प्रेशर है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे ऊपर कई जगह से प्रेशर आ रहा है कि चुनाव नहीं लड़िए। और 2 दिन से हम फेसबुक ट्विटर पे कुछ नहीं लिख रहे थे, तो बहुत लोगों को लग रहा होगा और अफवाह भी फैला जा रहा है। कशिश के मंच से आप आश्वस्त कीजिए बहादुरपुर की जनता को और युवाओं को, छात्र संघर्ष के अपने साथियों को, कि नहीं, आपने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, उस फैसले से अब पीछे नहीं हटेंगे। मैं वही उसी पे आ रहा हूं। 2 दिन से हम, मेरे ऊपर आप लोग भी जानते हैं, तो छुपी बात में बहुत सारा केस है, तो इसमें केस डिटेल देना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसी केस डिटेल के लिए हम 2 दिन से परेशान थे। और मेरा केस अलग अलग वकील लड़ रहे। होता क्या, जब हम अरेस्ट हुए तो 2-4 वकील आ गए फ्री में लड़ने वाले भी, तो अब लड़ दिए हमको, तो हम तो जेल में, हमको पता नहीं कौन लड़ रहे हैं। तो उस समय तो बेल मिल गया। अब बाद में हमको खोजना पड़ रहा कि किसके पास मेरा केस है, तो इसमें हमको टाइम लग गया। इसलिए 2 दिन से हम फेसबुक पे भी कुछ पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। और आज हमने ऐलान कर दिया 17 तारीख को नॉमिनेशन है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि दिलीप कुमार वो चीज है जो सरकार कितना भी प्रेशर दी, प्रशासन पुलिस ने कितना भी प्रेशर दिया कि 4 अक्टूबर का आंदोलन स्थगित कर दीजिए, आप आंदोलन में नहीं जाइए, आंदोलन रोक दीजिए, हम नहीं रोके। गिरफ्तार होना स्वीकार किया, जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने सिद्धांत से हम पीछे नहीं हटे। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, दुनिया की कोई भी ताकत या कितना भी कोई बाहुबल पैसा लगा ले, दिलीप कुमार को नहीं खरीद सकता। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं विधानसभा से। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे ऊपर प्रेशर है कि आप चुनाव नहीं लड़िए, तरह तरह का प्रलोभन बहुत जगह से आ रहा है, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो लड़ रहा हूं, पीछे हटने का सवाल ही नहीं, और निर्दलीय लड़ रहा हूं। और सबसे कि आपका एक ये सवाल भी है कि जनता क्यों वोट देगी, विद्यार्थी ही वोट देंगे। विद्यार्थी हर घर में है, हर घर में विद्यार्थी। और जो लोग 10 साल से 15 साल से विधायक है, कोई मंत्री, उन्होंने क्या किया है जनता के लिए, जरा ये तो बता दें। अभी जिस दिन आपको चुनाव की घोषणा हुई है पटना में, सुबह में हमने देखा है कि कई जगह शिलान्यास किया गया है, सुबह सुबह। मतलब इन लोगों को सरकार में जो, उनको तो पता होता है कि आज हम लोगों को जब पता चल गया कि आज 4 बजे आचार संहिता लगेगा, तो मंत्री लोग को नहीं पता होगा, पता ही है। तो आचार संहिता लगने वाला, सुबह में आप शिलान्यास कर, उद्घाटन नहीं, शिलान्यास कर रहे हैं।
अब बता, अभी कहीं कहीं रोड बन रहा है, तो ये क्या मतलब मजाक ही नहीं उड़ाया जा रहा है? इस पे तो चुनाव आयोग को स्पेशल दिशा निर्देश और आचार संहिता में ये भी शामिल होना चाहिए कि आचार संहिता चलिए, लागू हो गया उस समय रोड नहीं बनना चाहिए। हम कामना 5 साल करते हैं कहाँ कि बचे हुए आप थे? मुख्य धारा की राजनीति में आएंगे तो ये बदलाव जिसकी आप बात कर रहे हैं उसे धरातल पर लागू करने में कुछ सकारात्मक योगदान देंगे। और आपके आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत हम चाहेंगे- धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत